अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस अमान। मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर रोज़नामा अस्कार तज़ीन अख्तर साहब। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में हम आज डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें आज मुख्तलिफ 27 तकरीबन जो बिल हैं वो पेश किए गए हैं। लेकिन उसमें से जो 3 अहम बिल हैं जिसमें तारकीन वतन को वोट का हक दिया गया है, उसके साथ साथ जो भारतीय दहशतगर्द था गुलबाशन जादू उसको अपील का हक दिया गया है। और इस पे हम एडिटर तज़ीन अख्तर साहब का तजिया लेंगे। एडिटर साहब, ये बताइएगा, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये जो बिल मंजूर किए गए हैं, इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका बिल भी मंजूर किया गया, जिसमें आइंदा जो इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। आप क्या समझते हैं, इससे जो इलेक्शन में धांधली का एक इल्ज़ाम आता है हमेशा और ख़दशात भी रहते हैं, वो किस हद तक ख़त्म किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक तो 3 बिलों की आपने बात की, तीसरा बिल जो है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना। और इनके ऊपर बात करने से पहले मैं बात करूँगा, चूँकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था तो इससे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी खिताब किया और तीसरा पार्लिमानी साल था तो ये एक आइनी ज़रूरत होती है हुकूमत की। और सदर इस इजलास से खिताब करता है और सदर का खिताब मुश्तमिल होता है स्टेट ऑफ द यूनियन या स्टेट ऑफ द स्टेट के ऊपर, यानी कि जो रियासत की कैफियत क्या है। जी जी। लेकिन मैंने सुना खिताब, सदर साहब का खिताब ऐसे था जैसे कि वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे हैं। सही है, क्योंकि वो सदर साहब की सारी बातों का एक ही निचोड़ था कि हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है और हुकूमत ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। ये खिताब नहीं होता सदर का, सदर होता उसी पार्टी का है, लेकिन वो अलामती तौर पर ही या वो अखलाकी तौर पर वो हुकूमत को हिदायत देता है। अख्तर साहब, अगर हम सदर साहब के जो पिछले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब हुए उनको भी सामने रखें तो वो भी इसी तरह वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ करते हैं, वो अपने खिताब में या हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ करते हैं। कोई उस तरह का उनका न्यूट्रल खिताब सामने पहले भी नज़र नहीं आया। कोई आपके पास हवाला है तो मुझे बताएं। जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पिछली साल जो सदर साहब ने, तो पिछले साल यही सदर थे ना भाई, तो डॉक्टर नहीं, आपका सवाल नहीं बनता। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर थे ना पिछले साल भी। आप कौन सी बात करें, मुझे बात पूरी करने दें। तो पिछले साल भी डॉक्टर आरिफ अलवी थे, तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं ममनून साहब की बात नहीं कर रहा, मैं लगारी साहब की बात नहीं कर रहा। खिताब हमने सारे सुने हुए हैं। इस तरह नहीं होता कि सदर जो है वो तारीफें किए जा रहा है हुकूमत की, इस तरह नहीं होता। सदर जो है वो हुकूमत को बताता है कि कौन से ग्रे एरियाज रह गए हैं, कौन सी जगह खाली हैं जिन पे अभी काम करने की ज़रूरत है। ये खिताब होता है सदर का। और तो इस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो खिताब था वो सदर पाकिस्तान से ज़्यादा सदर PTI का खिताब था। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात पूछी। इसको मुख्तसरन EVM कहा जा रहा है। EVM जो है कहा जाता है कि धांधली को रोकने में मददगार साबित होंगी, लेकिन उस पर सारी तफसीली बातचीत हो चुकी है और आ चुकी है कि ये भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। और EVM में मुझे तो सबसे बड़ी जो एक मेरा जो इतराज़ है वो ये है कि 150 अरब रुपए की बात हुई थी कि EVM जो खरीदी जाएंगी 150 अरब रुपए। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या एक तरफ खान साहब जो हैं वो हर वक्त यही बताते हैं नहीं कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है, एक तरफ आप सऊदी अरब से उधार पैसे मांग रहे हैं, IMF के आप मिलते कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आप एक शाह खर्ची करने जा रहे हैं 150 अरब, और ये जब फाइनल होगा तो ये इससे डबल हो चुका होगा, ये देख लीजिएगा आप। तो ऐसे बड़े सौदे जो होते हैं ये जानने वाले जानते हैं कि ये कमीशन और किकबैक्स के लिए होते हैं। अब ये मशीनें आ भी जाएंगी, इलेक्शन इन पे हो भी जाएंगे, लेकिन ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि धांधली फिर भी होगी, गड़बड़ फिर भी होगी और इल्ज़ामात फिर भी लगेंगे, शिकायतें फिर भी जाएंगी। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो इतनी बड़ी अय्याशी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अभी
15-20 साल पहले वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के इंतखाबात में क्या हमने देखा, ये हवाला देते हैं ना अमेरिका बरतानिया, भाई अमेरिका ने जब वहाँ पे भी तो 2 रियासतों में फिर मैनुअल उन्होंने काउंटिंग की थी क्योंकि मशीनें नाकाम हो गई थी, और ये भी मानते हैं कि ये मशीनें भी नाकाम हो सकती हैं, कंप्यूटर है और इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है और रुकावट भी आ सकती। ये जो इलेक्शन हुए हैं ये कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट आ रहे थे ना, तो जो कि वो सिस्टम बैठ गया था और घंटों की ताखीर हुई, और घंटों की ताखीर के बाद पहले जो लोग जीत रहे थे वो हारे हुए दिखाए गए। तो इस तरह ना करें, ये मुल्क जो है इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, आम आदमी जो है वो उसकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, उसने जो बचत की थी वो आपकी महंगाई की वजह से खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप इस तरह के अरबों रुपए के जो है वो एक जिस काम की जरूरत नहीं है वो आप करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये है इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड नहीं है। जिसने इलेक्शन करवाना है उसकी वो खुद मुख्तार है आईनी तौर पे, ठीक है। आप देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, और इलेक्शन कमीशन आइन उसे खुद मुख्तार इदारा बनाता है, उसकी तरफ से आना चाहिए जी हमें ईवीएम लेकर दें, ठीक है, बजट दें इसके लिए। वो नहीं कह रहे, वो नहीं मान रहे, बल्कि उनके साथ इनके सीन फंसे हुए हैं। अभी उन्होंने बड़ा हाथ हौला रखा आजम सवाती पे भी और फवाद चौधरी पे भी इलेक्शन कमीशन ने, वरना दोनों मिनिस्टर नाअहल हो सकते थे उनके जो उन्होंने बातें की। तो ईवीएम जो है ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती होगी। ये धांधली धुंधली या ये शफाफ इलेक्शन ये बस आपके नारे हैं, हमको सब पता है वोट किस तरह पड़ता है, कहाँ डिसाइड होता है कि किस पार्टी को जिताना है, और उसमें मैं जाके जो लाइन में लगता हूँ वो हमें एक तमाशा होता है। सही है। तो ज़ीन अख्तर साहब ये बताइएगा, समुद्र पार जो पाकिस्तानी हैं तारकीन वतन का हमेशा से ये मुतालबा रहा है और काफ़ी अर्सा से ये बिल जो है तबाह का शिकार था कि उनको वोट का हक दिया जाए, आज ये बिल भी कसरत राय से मंजूर हो गया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर, ये जिस तरह से जैसे ये बयान कर रहे हैं जी उनको वोट का हक, ये इतना सिंपल नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा मामला है और इसके बड़े बुरे नताइज सामने आएंगे मुल्क के लिए बैरूनी सतह पे। पाकिस्तान के बारे में पहले ही आप कहते हैं भाई इसके पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है, ये इसकी जो है जस्टिस में इंसाफ में इसकी रैंकिंग 130 पे जा रही है, करेंसी इसकी पहले ही टके टोकरी हो चुकी है, बल्कि टका अब रुपए से ज्यादा महंगा है, अब 4 रुपए का 1 टका है, जिसको आप टका कह के मजाक उड़ाते थे ना। तो बात यह है कि ओवरसीज में आप सबसे पहले तो बयान करें, कैटेगरीज देखें। मुझे नहीं पता कि खान साहब को या उनके मुशीरों को ये पता है कि ओवरसीज की कैटेगरीज हैं। अब ओवरसीज में आप देखें कि कहा जाता है कि 80 लाख हैं तकरीबन, यकीनन 80 लाख जो हैं, अब इसको आप 4 लाख पे तकसीम कर लें तो ये 20 सीटें ओवरसीज की बनती हैं उसूली तौर पे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इन 80 लाख में से 40 लाख जो हैं वो मिडल ईस्ट में हैं, यानी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ठीक है, ओमान वगैरह। अब ये जो लोग हैं ये असल ओवरसीज ये है। जो दूसरी कैटेगरी है यूरोप अमेरिकाज में और दीगर मुल्कों में, उनमें आगे फिर 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो मिडल ईस्ट वाली कैटेगरी है इसकी जड़ें यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, इनके बच्चे क्योंकि ये ज्यादातर मेहनत कश तबका है, इनके बच्चे यहाँ पे हैं, इनके घर यहाँ पे हैं, इनके वालिदैन, इनकी बेगमें वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे पैसे भी भेजते हैं। जो सबसे अहम बात है पैसे भेजने वाली, वो यूरोप वाली पे मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद कराइएगा, यूरोप वाले सारे आपको पैसे नहीं भेजते और अमेरिका वाले, और उसको मैं वजाहत करूँगा। ये है असल ओवरसीज, इनको आपने किस तरह करना, और ये इनका वोट पहले से मौजूद है वो इस तरह कि चूंकि इन मिडल ईस्ट के ममालिक में शहरियत नहीं दी जाती, तो शहरियत उनकी पाकिस्तानी है पहले, तो लिहाजा पाकिस्तानी है तो उनका वोट भी मौजूद है। लिहाजा ओवरसीज वोटर जो है उसकी हम बात करते हैं तो अब आप आ जाए यूरोप और अमेरिका पे। यूरोप, अमेरिका और दीगर मुल्कों में 2 कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिन्होंने अपनी पाकिस्तानी शहरियत नहीं छोड़ी, दूसरी वो कैटेगरी है जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी है और वहाँ की शहरियत ले ली है और अपने वालिदैन, बच्चों, बहनों, भाइयों को वहाँ पे बुला लिया है
और उनका अब जीना मरना वहाँ पे है। और वो जब वालिदैन उधर चले गए, बच्चे उधर चले गए, तो जाहिर है कि वो अब डॉलर भी आपको इधर नहीं भेजते पाकिस्तान में, लिहाजा उनको आप और तरीके से देख, वो वोट डालने भी नहीं आएंगे। ये आपकी हमें खाम ख्याली है। दूसरी जो कैटेगरी जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियत नहीं छोड़ी, उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और साथ ही मिडल ईस्ट वालों को भी इस तरह मिला के इलेक्शन हो रहे हैं और वो वहाँ पे हैं, तो अब उन्होंने वोट डालना है। इसका क्या सिस्टम है, वो सिफारत खानों में जाकर डालेंगे। सिफारत खाने जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के अंडर हैं, और उनमें से कितनों की रिसाई होगी सिफारत खाने में, वहाँ पे क्या महारत होगी मुकामी अमले के पास वो वोट कास्ट करने के लिए। और दूसरा इसका जो एक बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि इससे जो पहले से पार्टीबाजी वहाँ पे जारी है, उन मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तान का इमेज ऊपर आना चाहिए था, वहाँ पे इमेज आ रहे हैं ऊपर पीटीआई, ये पीटीआई लंदन है, ये मुस्लिम लीग नून जर्मनी है, ये जो पीपल्स पार्टी अमेरिका है, और ये वहाँ पे जिस तरह ये लड़ते हैं ना आपस में, ठीक है, वो आप जो है इंतहाई वो कहते हैं तकसीम दर तकसीम का शिकार है, मुखालफतों का शिकार है। बजाय इसके कि ये कम्युनिटी वहाँ पे इकट्ठी होती, हमारे सफीर बनते, ये सियासी जमातों में, तो ये कहता हूँ कि वोट का हक से पहले सियासी जमातों की वहाँ पे जो एक तंजीमें आपने बनाई हुई हैं उनको ख़त्म करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिनकी वजह से ये सिंपल बात नहीं है कि ओवरसीज को वोट का हक दे दिया, वाह 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 वाह, भाई ऐसा नहीं है। इससे बहुत सी खराबियां पैदा होंगी, और जिस मकसद के लिए उनको वोट दिया गया है उसका फायदा जो है वो आधे ओवरसीज पाकिस्तानियों को पहुंचेगा, और वो आधे वो हैं जिनका वोट पहले यहाँ पे मौजूद है। तज़ीन अख्तर साहब, एक अहम बिल जो चूँकि पार्लियामेंट का काम आवाम के लिए कानून साजी करना होता है, तो आज इस हुकूमत को और इस पार्लियामेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उसको एक भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को अपील का हक देने के लिए बिल पार्लियामेंट में लेके आई और कसरत से मंजूर भी कर लिया? जी हाँ, इस पे बड़ी तवील बात हो सकती है, और बड़ी मज़े की बातें भी हो सकती हैं, और बड़ी चुभने वाली बातें भी हो सकती हैं इमरान खान साहब के लिए भी और कुछ और लोगों के लिए भी। आपको याद है कि नवाज शरीफ को ये मोदी का यार और फिर कुलभूषण यादव पर ताने देते हैं कि बोलते नहीं, ठीक है। अब साबित हो रहा है वो क्यों नहीं बोलता था, ठीक है भाई। आप खुद कुलभूषण यादव का नाम लेके नवाज शरीफ को ताने देते थे, और अब आप खुद बिल लेके आ रहे हैं उसको सफाई का मौका देने के लिए। तो ये होता है फर्क हुकूमत और अपोजिशन का, ये होता है फर्क कंटेनर के लीडर का और किसी जिम्मेदार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का। और हमने जुलाई 2018 में जैसे तैसे आपको जिताया गया, उसके बाद हमने लिखा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जिस तरह घरों में बहुओं के मसाइल दुख साझे हो जाते हैं, ठीक है, सास के खिलाफ, उसी तरह पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हुकूमतों के दुख जो है मसाइल वो साझे हो जाते हैं। और आपने वही काम किए हैं। ये जो आपको ताना मिलता है कि आप पहले से भी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, तो ये वही मसाइल हैं, और उन्हीं मजबूरियों की वजह ही से आपको ये कुलभूषण यादव के लिए भी बिल लाना पड़ा, उसको सफाई का मौका देने के लिए, क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ ने कुछ अर्सा पहले ये फैसला दे दिया था कि इसको सफाई के लिए अपील का मौका दिया जाए, और मिलिट्री कोर्ट की सजा के ऊपर उसने इंहिसार नहीं किया था, और उन्होंने कहा था कि सिविल कोर्ट में मामला चलाएं और इसको अपील का हक दें। तो वही खान साहब और वही हुकूमत इसके हक में ये बिल लेके आई है, जो नवाज शरीफ को ताने देते थे मोदी का यार और कुलभूषण बस नहीं बोलते और ये इस तरह नहीं करते। तो अब इसमें सबसे अहम बात जो है समझने की वो ये भी है कि उस वक्त हमारे जिम्मेदारान ने बड़े फख्र से उसकी एक वीडियो बनाई कि इकबाली बयान देने जा रहा है जी कुलभूषण यादव, और कुलभूषण यादव ने उसमें ये तस्लीम किया कि मैं इंडियन नेवी का ऑफिसर, ये मेरा नंबर है, ठीक है। और उसको लेके उस वक्त बहुत शोर मचा, बड़ा खराज तहसीन और हार पहनाए गए और पहने गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई,
कि जी इकबाल जुर्म कर लिया जी। अब हम देखेंगे कि जब ये अपील में जाता है केस तो हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। अब ये भी देखना हाई कोर्ट ये जिम्मेदारी लेती भी है कि नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे सिर रख के बंदूक चलाने का मामला हो रहा है। जब उसने कह दिया कि मैं नेवी का ऑफिसर हूँ तो पाकिस्तान पाबंद हो गया उसको जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ट्रीट करने के लिए। अब वो दहशतगर्द नहीं है, अब वो आप एक मुल्क की फौज का अफसर है, ठीक है। अब आपने उससे जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक, जनीवा कन्वेंशन क्या कहता है कि वो जख्मी है तो उसका इलाज कराना है, ठीक है। उसको रसाई देनी है उसके सफारत खाने तक, उसके अजीजों को मिलवाना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं उसके साथ। और जब उसने सरेंडर कर दिया है तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, आप उसको एलिमिनेट नहीं। इसलिए सजाए मौत तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों कुलभूषण यादव को आप भूल ही गए। अब मसला ये बना हुआ है कि कौन बिल्ली के गले में ये घंटी बांधे कि कुलभूषण यादव दहशतगर्द नहीं, वो इंडियन नेवी का अफसर है और उसको हमने वापस करना है। अब ये देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल सही है। तज़ीन अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।